नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जीनियस केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे वाला क्लास में जो 10th क्लास का वीडियो मैंने लेकर आया था, उस वीडियो में मैं आपको बस ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज साइंस क्या था, फिर उसके प्रकार क्या थे, फिर उसमें से जो हम लोग केमिस्ट्री के एक टॉपिक्स मैंने आपको लेकर आया था कि केमिस्ट्री क्या है, उसका इंट्रोड्यूस कराया था। जो हमने पीछे वाला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसका वीडियो का लिंक डाल देंगे। और दूसरा चीज़ आपका था कि उसमें जो केमिस्ट्री क्या है और साथ ही साथ उस केमिस्ट्री का जो पहला लेसन था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको डील किया था। सिंबल्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, कोई पदार्थ कैसे बनते हैं, फिर बनते समय जो समय लगता है वो सब क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानकारी लेना था। मैं पीछे वाला वीडियो में आपको थोड़ा जानकारी दिया था। आज जो हम लोग को पढ़ना है, पीछे वाला में हम लोग पढ़े थे क्या, केमिकल रिएक्शन क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में जो नामें हुआ करता था, जो नोमेनक्लेचर, जो भी रिएक्शन हुआ करता था, बड़े बड़े नामों हुआ करता था। दो बहुत बड़े कंपाउंड्स मिलते थे जिसके लेंथ बहुत ज़्यादा थे, बड़े बड़े हुआ करते थे। उसको छोटे रूपों में व्यक्त करके हमने उसको संकेत में बदल दिया था कि उसको सिंबल कहते थे। आज जो हम लोग का वीडियो है ये है आपका केमिकल इक्वेशन। आज जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में रासायनिक समीकरण। हिंदी में इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। जनरली ये समझिए, ये केमिकल रिएक्शन क्या होता था, फिर हम लोग आएंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में कंपोज होते थे, मिलते थे, या हो सकता था एक पदार्थ टूट जाते थे और दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण करते थे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोले थे वो केमिकल रिएक्शन था। हालांकि केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट नहीं, केमिकल स्टेट ही चेंज हो जाते थे। मैंने कहने का सेंस ये है कि रासायनिक अभिक्रिया जो था उसमें दो पदार्थ मिलते थे, एक नया बनता था, या एक नया पदार्थ टूटता था, दो नया बनता था। आज हम लोग देखना है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, संकेत, बोले तो सिंबल, और दूसरा फॉर्मूला, जिसको हम लोग हिंदी में सूत्र कहते हैं। ये समझिए, जैसे सिंबल क्या है, तो मैं कह दूं कि हाइड्रोजन का इतना बड़ा नाम होता था, इसी को छोटे रूपों में H लिखते थे। ठीक, इसी तरह से यहाँ H2 लिख दिया तो यह हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करता रहता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला हो गया। तो कहने का सेंस है ना कि फॉर्मूला अलग होते हैं, सिंबल अलग होते हैं। सिंबल भी किसी एलिमेंट्स का अकेला भी हो सकता है, फॉर्मूला हमेशा दो या दो से अधिक चीजों के मिलने से बना होता था। तो आज हम लोग को देखना ये केमिकल इक्वेशन क्या है। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता था, केमिकल रिएक्शन को अगर संकेत और सूत्र के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाए, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते थे, जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू आपका एरो बनता था आपका जल। तो वो एक रिएक्शन था जिसमें सभी चीजों का लॉन्ग्वेज पूरा नाम लिखा जाता था। लेकिन इक्वेशन क्या कहता है कि बड़े बड़े नामों को लिखना इतना उचित नहीं है। रिएक्शन को आप लोग देखे होंगे माइनर जगहों पर कर दी जाती है, माइनर एकदम एरिया जहां वहां भी रिएक्शन हो जाते हैं। समय बहुत कम लगता है, किसी में समय अरबों खरबों लग जाते हैं, कोई बरसों बाद भी नहीं होता है और कोई सेकंडों में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ यही देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को जब उसी के जो रिएक्शन में भाग ले रहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए सामने वाला को, यानी लिख दिया जाए, तो उसे ही हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर देने की प्रक्रिया ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण में आपको यह फायदा होता है रासायनिक इक्वेशन बनाने से कि कम से कम यह पता चल जाता है कि इक्वेशन में भाग लेने वाला आखिर कौन सा पदार्थ है, दूसरा आखिर पदार्थ है तो कितना ग्राम कितना मोल उसका अंश उसमें भाग ले रहा है, वो अभिक्रिया कितनी देर में पूरी होगी। दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो मेरे भाई, हमेशा वह द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन एकदम करना ही है, अनिवार्य है एकदम। इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में यह पता नहीं चलता है कि कौन से पदार्थ
रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम का पालन अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। लेकिन जैसे ही उसे इक्वेशन में बदल दिया जाता है, इससे बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। पहला कि भाग लेने वाला अणु है या फिर परमाणु। दूसरा, जो आप रिएक्शन में भाग ले रहे हो उसकी मात्रा कितनी है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, उस पदार्थ की मात्रा कितनी है, उसे पूरा होने में समय कितना लग रहा है, 10 मिनट, 10 घंटा, करोड़ अरबों खरबों समय लग रहा है, या 1 सेकंड या माइनर सेकंड लग रहा है। तो इन सारी चीजों की जानकारी आपके रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर देने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसका एक हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मैं कह दूं कि HYDROGEN हाइड्रोजन गैस जब अभिक्रिया करता है नाइट्रोजन गैस से तो ये बनाता है अमोनिया। अब समझिए, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस पूरा नाम, यहाँ नाइट्रोजन गैस पूरा नाम, अमोनिया पूरा। हमने क्या बोला, ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो पदार्थ मिल रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा ये बताइए इसमें किसकी मात्रा कितनी है, क्या आपको दिख रहा, पता चल रहा कि ये नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कितना है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना है, नहीं पता चल रहा ना। तो रासायनिक अभिक्रिया से यही एक दुख है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया से हमको ये पता नहीं चलता है कि रासायनिक में भाग लेने वाला जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट कितनी है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस पदार्थ की मात्रा कितनी है। और केमिकल इक्वेशन उसको ही अगर कन्वर्ट करें तो हाइड्रोजन गैस को सूचित करते हैं H2 से, नाइट्रोजन को हम लोग सूचित करते हैं N से, गैस लगने की वजह से N2 में चला जाएगा, अपने गैसीय स्टेट में N2 के रूप में पाया जाता है। और अमोनिया जब बनता है तो ये NH3 बनता है। कभी कभी लड़का ये पूछता है कि सर आखिर ये बताइए कि जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है ये कैसे आपने इन दोनों को मिलाकर NH3 बनाया, जबकि ये 2 था, ये भी 2 था, इधर ये 3 कैसे बना। तो एक छोटा सा चीज है जो आपको जूनियर क्लास बोले तो 9th क्लासों में पढ़ाया गया होगा कि एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, एक नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। जब रिएक्शन में भाग लेते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ढक देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला। तो ये आएगा इसके यहाँ तो ये 3 हो जाएगा, ये जाएगा इसके यहाँ तो ये 1 हो जाएगा, तो NH3 बना। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। अभी मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, अभी आपके अनबैलेंस है। देखिए इधर H की संख्या 2 है, इधर H की संख्या 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं स्केलेटन रिएक्शन अर्थात कंकाली समीकरण। इसी को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इन दोनों को बैलेंस हम लोगों को करना पड़ेगा। तो करने का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे आगे वाले वीडियो में। फिलहाल आप यहाँ से देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि कार्बन की अभिक्रिया, या पूरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अगर हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन गैस से कराई जाए तो ये बनाता है वाटर। अब इसमें भी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सी अभिक्रिया कितनी भाग ले रही है, कौन सा पदार्थ कितना मिल रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ समीकरण में जैसे ही बदलेंगे तो हाइड्रोजन गैस को H2 से, ऑक्सीजन गैस को O2 से, अभिक्रिया जब बनेगा ये 2 से रिएक्शन करता है, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। नीचे वाला से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं आपको। तो ये बनाता है H2O, फिर भी ये बैलेंस नहीं है, हम चाहे तो बैलेंस करेंगे आगे चल के। तो ये देख रहे हैं कि इसमें 2 पदार्थ का मिलना था और एक नया पदार्थ बनता था, लेकिन ये नहीं दिखता था किसकी मात्रा कितनी है। इसमें तो दिख रहा कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इस चीज को ही हम लोग कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों तथा उसके सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर देने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता था। अब ये रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के, एक कभी कभी दोनों तरफ की वैल्यू समान होती है, अर्थात जो इधर होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, और जो इधर होता है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, अर्थात अभिकारक उसको कहते हैं उत्पाद, प्रतिफल। तो जो अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या माने परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ अगर समान होने लगे तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये इक्वेशन है, मतलब ये जो इक्वेशन है बैलेंस है, दोनों तरफ समान है। आज जब बैलेंस नहीं हो गए तो हम लोग कहेंगे अनबैलेंस है। इसका मतलब ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये 2 प्रकार के, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण।
तो संतुलित में क्या होगा कि रिएक्टेंट की परमाणुओं की संख्या अब प्रोडक्ट में बनने वाले परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में इक्वल होगी, समान होगी। और अनबैलेंस में क्या होगा कि इधर वाला की संख्या इधर वाला की संख्या के बराबर नहीं होगा, माने रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, माने कह सकते हैं दोनों की वैल्यू बराबर ना हो, एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये वाला वैल्यू जो होगा वो संतुलित होगा। तो याद रखिएगा कि बैलेंस में क्या होगा, दोनों तरफ समान, अनबैलेंस में असमान। याद रखिएगा जो अनबैलेंस इक्वेशन होते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन रिएक्शन, अर्थात स्केलेटन इक्वेशन, उसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली में मतलब कि केवल एक ढांचा तैयार होता है बट बैलेंस नहीं किया जाता। बैलेंस करेंगे जैसे हमारी शरीर बचपन में जब पृथ्वी पर आता है तो एक स्केलेटन के रूप में रहता है, अब उस पर हम लोग धीरे धीरे विटामिन लेते हैं, हार्मोन्स लेते हैं, हमारे अंदर और भी सारे चीजें जो एनर्जेटिक होती है सारी चीजें हम लोग लेते जाते हैं, बॉडी हमारा दिन प्रतिदिन डेवलप करता है, एक तरह से पूरी बॉडी फिट बन जाती है। तब अब हमारा बॉडी बैलेंस है। फिर किसी कारणवश हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमियां आने लगती है तो बहुत सारे ऐसे रोग उत्पन्न होने, तो कहते हैं बैलेंस अनबैलेंस हो चुके हैं, किसी चीज की कमी आ गई जिसकी वजह से हमारे शरीर फिर से डैमेज हो चुका है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अब फिर हम लोग आ चुके हैं स्केलेटन में, अर्थात समझिए तो अनबैलेंस हो चुके हैं। फिर उसको बैलेंस करने के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है या फिर तरह तरह के विटामिन वगैरह, फिर भोजन के थ्रू हम लोगों को कोई प्रोटीन वगैरह लेना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह याद रखिएगा एक केमिकल इक्वेशन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस। बैलेंस में क्या होगा, दोनों तरफ का वैल्यू समान होंगे, और अनबैलेंस में क्या होगा, दोनों तरफ का वैल्यू समान नहीं होंगे। तो केमिकल इक्वेशन, अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के प्रकार। ये दो प्रकार का होंगे, एक को हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक ना, एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो एक आपका अनबैलेंस्ड केमिकल, इसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है ना, स्केलेटन में आपको आगे चल बता दूंगा। क्या देखिए बैलेंस में क्या होगा, मैं यहीं आपको दोनों को डिफाइन कर दूं और दोनों का एग्जांपल देता हूं दोनों तरफ। अब जनरली समझिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, एक तरफ तो रिएक्टेंट होता है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में भी एटम भाग लेते हैं, प्रोडक्ट में भी एटम भाग लेते हैं। तो अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एटम माने परमाणुओं के, सॉरी नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट के परमाणु की संख्या जो होगा, यदि वह नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट के परमाणु के संख्या के बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। मतलब ये समझिए कि अभिकारक के तरफ पर, अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक अब समीकरण कहते हैं। और जब बराबर न हो तो उसको हम लोग यही कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल की तरफ आप देख लीजिए, मैं कह दूं कि एक तरफ आपका C बोले तो कार्बन, में डायरेक्टली इसका इक्वेशन में लेकर जा रहा हूं, मैं कार्बन कार्बन नहीं लिखूंगा, C और इसके अभिक्रिया में करा दूं ऑक्सीजन गैस से, तो ये आपका बनाता है CO2। अब देख सकते हैं आप इधर कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी कार्बन की संख्या 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो दैट्स द बैलेंस इक्वेशन। मैं कह दूं कि इधर आपका Na है और इसकी अभिक्रिया में करा रहा हूं Cl से, और ये बना लिया NaCl। देख सकते हैं इधर Na की संख्या है, इधर Na की संख्या है, Cl की संख्या है, Cl की संख्या, ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस है। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, दोनों तरफ के वैल्यूएशन आपका समान होते हैं। आपको बैलेंस करना नहीं, अभी करने के लिए तो हर एक अनबैलेंस इक्वेशन बैलेंस होंगे, लेकिन अभी आपको ये दिखाना है कि डायरेक्टली बैलेंस नहीं आते हैं। लेकिन अब आप चलिए अनबैलेंस की तरफ, तो अनबैलेंस में क्या होगा कि बहुत ऐसे रिएक्शन है जो आपका बैलेंस होते नहीं, अर्थात नंबर ऑफ रिएक्टेंट सॉरी नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट में उपस्थित सभी परमाणु की जो संख्या होगी वो टोटली संख्या, और उत्पाद में उपस्थित सभी परमाणु की जो संख्या होगी वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे अनबैलेंस स्केलेटन रिएक्शन। एग्जांपल में आपको देख लीजिए, अगर मैं कह दूं N2 की अभिक्रिया H2 से कराए तो ये यहाँ बनता है NH3, जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। इसी को शीतलक के रूप में यूज करते हैं। आप चले जाइए ट्रेनों में वगैरह सफर करते हैं कहीं कहीं, तो उसमें आता है AC Tier 1 Tier 2 वगैरह वगैरह लिखा रहता है, उस पर देखिएगा लिखा हुआ वातानुकूलित,
वातानुकूलित माने ठंडक देने वाला आपको, और उस ठंडक देने के लिए आपको NH3 अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 3। देख रहे हैं कि दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, इधर 2 1, इधर 2 3, तो हम लोग कह सकते हैं अनबैलेंस है। हम लोग बैलेंस इसको करेंगे, बट अभी फिलहाल आप ये जानिए कि बैलेंस नहीं होगा ना तो अनबैलेंस कहलाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको मैं कह दूं कि जब H2 की अभिक्रिया कराई जाती है O2 से, तो ये बनाता है आपका H2O। इसमें भी देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या, तो भाई बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 है और ये ऑक्सीजन 1 है, तो फिर ये अनबैलेंस हो गया रिएक्शन। तो दोनों तरफ की संख्या यदि इक्वल न हो तो हम लोग उसे आसानी से कह सकते हैं सर ये आपका है अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक इसी तरह से अगर इसमें देख लेते हैं आप लोग कि CaO प्लस CO2 की अभिक्रिया अगर हम लोग कराते हैं तो ये बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यही इसको हम लोग कहते थे चौक कहते थे, फिर मतलब क्या बोलते हैं मार्बल भी बोल सकते हो, संगमरमर जिस तुम लोग कहोगे, या फिर हो सकता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, खड़िया, मोती, स्नेल वगैरह वगैरह सब यही है। तो इसको हम लोग ये देख सकते हो बैलेंस है, इधर कैल्शियम की संख्या 1, इधर कैल्शियम की संख्या 1, ऑक्सीजन 2, 1 2 यहाँ और 1 यहाँ मिला के 3, इधर भी आपका ऑक्सीजन 3, इधर कार्बन की संख्या 1, इधर कार्बन की संख्या, दैट्स द बैलेंस इक्वेशन। तो अनबैलेंस और बैलेंस से आपको समझ में आ चुका होगा कि बैलेंस में क्या होगा कि दोनों तरफ की संख्या आपस में बराबर होंगे, अनबैलेंस में क्या होगा कि दोनों तरफ की संख्या आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ये आपका था टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़े और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़े। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में एक कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और कंकाली का मतलब होता है जिसकी वैल्यूएशन मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की संख्या आपस में बराबर ना हो, तो हम लोग उसको कह सकते हैं यह अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप इससे आखिर आपको फायदा क्या है केमिकल इक्वेशन से, फिर केमिकल इक्वेशन के फायदों को लिखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। मतलब इतने सारे चीज़ों को इसमें पढ़ाएंगे कि आपको हर एक डाउट क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक, एक कमेंट और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, ताकि हम आपके बीच डेली टू डेली अपना अगला वीडियो लेकर आते रहें। So